अमन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक वर्ष पूर्व उसका विवाह पलक से हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का जीवन सुखमय था। पलक भी ग्रेजुएट इंजीनियर थी। अमन नहीं चाहता था कि पलक घर के काम के अलावा ऑफिस में भी कार्य करे, इसलिए उसने पलक को कुछ सालों तक काम न करने के लिए मना लिया था। पलक बहुत ही सुंदर और नाजुक थी। अमन का मानना था कि अगर वो बाहर काम करने लगेगी तो उसका सौंदर्य कम हो जाएगा। अमन का कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज था। 3 साल के कार्यकाल में ही उसने कार खरीद ली थी और EMI पर बहुत अच्छा फ्लैट नोएडा में ले लिया था। दोनों जीवन में बहुत अधिक भागदौड़ चाहते भी नहीं थे। ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए उसने पलक से कहा, प्लीज़ मेरा टिफ़िन तैयार कर दो ताकि ऑफिस समय से पहुंच सकूं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ पलक, दिल तो मेरा भी नहीं भरा और ना जीवन पर्यंत भरना चाहिए। लेकिन मैडम, काम पर नहीं जाऊंगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो मैं तुम्हें मसूरी के सैर पर कैसे ले जाऊंगा। सच? कब जा रहे हैं हम मसूरी? कल रात ही मेरे सपने में मसूरी के हरे भरे पहाड़, झरने और गोल गोल चक्कर काटती सड़कें दिखाई दी थी। तुम सच कह रहे हो ना? मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मसूरी में तो मेरी जान बसती है। ऑफिस जाते समय मैं मजाक के मूड में नहीं रहता पलक। विश्वास नहीं होता तो ये देखो, मैंने मसूरी के बेस्ट होटल ब्लू मून का बेस्ट सूट नंबर 313 बुक करा रखा है। अरे वहीं मनाएंगे ना अपनी शादी की पहली सालगिरह। हाय अमन, तुम कितने अच्छे हो। जी करता है कि तुम्हें प्यार कर लूं। अरे तो करो ना, रोका किसने है। कोई प्यार व्यार नहीं, जाओ। क्या अब ऑफिस को लेट नहीं हो रहे हो? और सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम यह सब मानते नहीं हो, फिर भी अगर हो सके तो कोई और सूट बुक कर लो। 313 नंबर अशुभ होता है। ठीक है मैडम, जैसा आपका आदेश। अच्छा सुनो, आज मैंने डॉक्टर सुनीता से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले रखा है। तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा कुछ दिन से जी खराब रहने लगा है। इतनी खुश फहमी में मत रहो। इसके अलावा तो कोई भी सिम्टम नहीं है ना। ठीक है तो फ़ोन कर देना, मैं तैयार रहूँगी। पर तुम्हें मुझे आइसक्रीम खिलानी होगी। जाड़ों में आइसक्रीम? चलो कोई बात नहीं, खा लेना। शाम को दोनों डॉक्टर सुनीता के क्लिनिक में गए। डॉक्टर सुनीता ने चेकअप करके बताया, बधाई हो मिस्टर अमन, शी इज इन फैमिली वे। अमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पलक को पकड़ा और गले से लगा लिया। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए और उन्होंने सेलिब्रेट किया। उस रात अमन ने मसूरी के होटल में कोई दूसरा रूम बुक करने की कोशिश करी, क्योंकि पलक ने उससे कहा था कि 313 नंबर अशुभ होता है। लेकिन होटल मैनेजमेंट ने कहा, सॉरी सर, सारे रूम बुक हैं, इसके अतिरिक्त और कोई रूम खाली नहीं है। होटल ब्लू मून में पहुंचने पर उन्होंने देखा रूम नंबर 313 वास्तव में लग्जरी सूट था, जिसमें 5 स्टार होटल की सारी सुविधाएं विद्यमान थीं। होटल की बालकनी से ऊंचे ऊंचे आसमान को छूते हरे भरे पर्वत, ऊपर से गिरता स्वच्छ जल लिए एक झरना दिखाई दे रहा था। मैनेजर ने बताया, सर आज मौसम ख़राब होने की चेतावनी है। अगर हो सके तो आज आप लोग घूमने न निकलें। घना कोहरा है, बरसात भी हो सकती है। ठीक है मैनेजर साहब, नीचे जाकर किसी वेटर से 2 कप कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। थोड़ी ही देर में वेटर 2 कप कॉफ़ी लेकर आया और उन्हें मेज़ पर रख दिया। वेटर के जाने के बाद अमन और पलक बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक कप और प्लेट खन खन की आवाज़ करते हुए हल्के हल्के हिलने लगे। उन्होंने देखा पंखा भी हिल रहा था। वो समझ गए कि भूकंप आ गया है। अमन और पलक बहुत घबरा गए, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ करते सब शांत हो गया। मैनेजर ने फ़ोन पर बताया, सर घबराने की कोई बात नहीं है, हल्का सा ट्रिमर था, आप लोग एंजॉय करें। कॉफ़ी पीने के बाद पलक कहने लगी, यार मुझसे नहीं रहा जाएगा, चलो बाहर मौसम को थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। चलो, यहाँ से ज़रा सी दूर पर घाटी में जाने के लिए रास्ता है। वहाँ से सारे ऊंचे पहाड़, झरने और यहाँ तक कि बर्फ़ की सफ़ेद चोटियाँ भी दिखेंगी। यह जगह होटल से काफ़ी पास थी।
यहाँ पर यात्रियों के लिए पत्थर की बेंच पड़ी हुई थी। लगता था कुदरत ने अपना पूरा खजाना यात्रियों के लिए खोल दिया है। अमन, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने कल रात सपने में यही जगह, यही पहाड़, झरने और सफ़ेद बर्फ़ की चोटियाँ देखी थी। जी कर रहा है या घंटों बैठे रहो और कुदरत की सुंदरता निहारते रहें। प्लीज़ अमन का वो डायलॉग सुनाओ ना। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, ये चांदनी है या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं। पलक, मैं सच में तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। पलक जैसे सपनों में खो गई थी। मेरा भी मन करता है कि हम दोनों जीवन भर ऐसे ही प्यार करते रहें। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार देख रहे थे कि अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की। मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश आ गई। एक पल के लिए पलक सहम सी गई। दोनों दौड़ते हुए होटल पहुंचे और डिनर का ऑर्डर किया। डिनर करने के बाद दोनों ने कुछ देर टीवी देखा और धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गए। रात के लगभग 2 बजे थे। अचानक अमन ने किसी की सांस अपने चेहरे पर महसूस की। उसे लगा जैसे उसे कोई घूर रहा है। किसी के लंबे लंबे बाल उसके गालों को छू रहे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। थोड़ा डर कर उसने अपनी आंखें खोली तो वास्तव में वह दृश्य किसी की भी कल्पना से परे था। अधखुली आंखों से उसने देखा एक भयावह सा चेहरा तेज तेज सांस लेता हुआ उसे घूर रहा था। ये कौन शख्स उसके साथ लेटा हुआ था पलक की जगह पर? उसकी सांसों की आवाज़ सामान्य से बहुत अधिक थी। अमन डर के मारे कांपने लगा। एक पल के लिए भय से जैसे वो जम सा गया। घबराकर उसने हाथ बढ़ाकर बगल में रखा हुआ टेबल लैंप जला दिया। कमरे में रोशनी फैल गई। अमन का गला अटक सा गया। घुटी हुई आवाज़ में उसके मुंह से निकला, कौन हो तुम? लेकिन धीरे धीरे उस साये ने आंखें बंद कर ली और अमर के सिरहाने वापस लेट गई। देखते ही देखते खौफनाक चेहरा धीरे धीरे मासूम पलक के चेहरे पर परिवर्तित हो गया। पलक आंखें खोलकर ऐसे देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या बात है, इतनी रात में तुम जाग रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अमन दुविधा में पड़ गया। अभी जो उसने देखा था पलक को बताया कि नहीं, क्योंकि पलक तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उससे कुछ पता ही ना हो। उसे लग रहा था कि कहीं यही तो पलक का असली रूप नहीं है। कहीं उसकी शादी किसी चुड़ैल या भूतनी से तो नहीं हो गई। इस ख्याल से ही अमन कांप गया। कुछ नहीं पलक, अभी अभी ज़ोर से बिजली कड़की थी, उसी से नींद खुल गई। इसके बाद अमन सारी रात जागता रहा और पलक के चेहरे पर आते जाते भाव देखता रहा। 4 बजे के लगभग पुनः अमन ने महसूस किया कि पलक का चेहरा परिवर्तित हो रहा है। धीरे धीरे उसके गाल परिवर्तित होने लगे, आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद होने लगी और चेहरा विकृत सा लगने लगा। अमन ने तुरंत अपने मोबाइल से पलक की 2-3 फ़ोटोएँ खींच ली और पलक को हल्की सी आवाज़ लगाई। तुरंत पलक के चेहरे पर आ रहा परिवर्तन खत्म हो गया। 5:30 बजे के लगभग अमन को गहरी नींद आ गई और वह सो गया। सुबह पलक पूरी तरह नॉर्मल थी। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और प्राकृतिक नज़ारे देखने के लिए होटल से बाहर आ गए। अमन ने महसूस किया पलक में आज कुछ अधिक ही स्टेमिना आ गया है
वो सामान्य से तेज गति से चल रही थी। अमन बार बार उसके पीछे रह जाता था। पहाड़ी पर चारों ओर धुंध ही धुंध थी। अमन को डर लग रहा था कि कहीं पलक पहाड़ी के रास्ते में फिसल न जाए, पर अंत में दोनों सही सलामत लवर्स पॉइंट पर आ गए। ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी थी, लेकिन यहाँ से अन्य पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी। चारों ओर धुंध ही धुंध थी। अमन जोर जोर से पलक का नाम लेने लगा, जो वादियों में गूंज रहा था, एक इको साउंड क्रिएट कर रहा था। पलक ने भी अमन का नाम जोर जोर से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ में उतनी इको नहीं थी। अमन पलक की हंसी उड़ाने लगा। न जाने क्यों पलक को अचानक गुस्सा आ गया। उसके मुंह से निकला, You bastard! I will kill you and throw you from this hill. मुझे मुन्नार लेके चल अभी। अमन अंदर तक सहम गया। ये पलक ने क्या कह दिया? पलक की आवाज़ बेहद ही भारी लग रही थी, जैसे पलक नहीं कोई और ही बोल रहा हो। वो लोग आगे चलने लगे। अमन अपने ही ख्यालों में खोया था। ये सब क्या हो रहा है पलक के साथ? तभी उसने महसूस किया कि पलक उसके साथ नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पलक वहीं एक मील के पत्थर के ऊपर बैठी हुई रो रही है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। धीरे धीरे कदमों से चलकर अमन पलक की ओर बढ़ने लगा। उसका दिल धक धक कर रहा था। क्यों रो रही है पलक? उसने पलक को आवाज़ लगाई, पर पलक को जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था। इंसान तो क्या, परिंदे भी नहीं दिख रहे थे। पलक के पास आकर अमन ने उसके बालों को ऊपर कर दिया तो डर के मारे वो 2 कदम पीछे जाकर गिर गया। यह पलक थी ही नहीं, देखने में इंसान भी नहीं लग रही थी। विकृत चेहरा, सफ़ेद आँखें, चेहरे पर कुटिल मुस्कान और बच्चों के रोने जैसी आवाज़। पलक के सुंदर चेहरे के पीछे ये कौन छुपा बैठा है? मन ही मन अमन ने सोचा, शादी की सालगिरह से एक दिन पहले उसको पलक ये कैसा सरप्राइज़ दे रही है। पलक के गले से अभी भी गुर्राहट की आवाज़ आ रही थी। अमन ने पलक को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई। पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अमन के ज़्यादा चीखने चिल्लाने से पलक को अपना वास्तविक रंग रूप मिल गया। अपने रंग रूप में आने के बाद उसने एक झटका लिया। अमन कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने पलक से सवाल किया, मुनार में तुम्हारा क्या है और तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? मुझे क्या मालूम है? ये तो नाम भी मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है। तुम क्यों पूछ रहे हो? पलक, क्या तुम्हें वास्तव में पता नहीं है कि तुम में अचानक कुछ परिवर्तन हो जाते हैं? तुम जोर जोर से सांस लेने लगती हो। आज तो तुमने मुझे बास्टर्ड भी कहा और इस पहाड़ी से नीचे फेंकने की बात की, और अचानक तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता है। ये देखो, कल रात मैंने मोबाइल से तुम्हारी तस्वीरें खींची थी। क्या तुम इस चेहरे को पहचानती हो? हाँ, कौन है ये? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? तुम्हारा मन तो मुझसे नहीं उब गया है? कैसी बातें कर रही हो पलक? तुम तो मेरा जीवन हो, मेरा सब कुछ। क्या सूरज चांद अपनी रोशनी से उब सकते हैं? तो फिर मैं कैसे अपनी पलक से उब सकता हूँ? ऐसा कभी सोचना भी नहीं। चलो छोड़ो इन बातों को। कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। क्यों ना हम लोग उसके विषय में सोचें कि हम अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करेंगे। अमन और पलक मैरिज एनिवर्सरी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, इसके विषय में सोचते रहे और कल का प्रोग्राम बनाने लगे। होटल आकर दोनों ने रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट को सुबह से लेकर शाम तक का मेनू बताया। शाम के लिए शैम्पेन और एक बड़े से केक का ऑर्डर दिया। कमरे में आकर पलक और अमन अपनी मैरिज की एल्बम देखने लगे। दोनों बार बार बात पर हंसते रहे। धीरे धीरे रात होने लगी। रात से अमन को बहुत डर लगने लगा था। मौसम फिर से कल जैसा ही होने लगा था। बाहर काली घटा छा गई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। अचानक बहुत तेज बिजली कड़की और तेज बारिश होने लगी। पलक ने कहा, चलो सो जाते हैं, सुबह एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है ना। अमन ने जैसे ही देखा कि पलक सो गई है, अमन ने उसे रेशमी चादर से ढक दिया और स्वयं वहाँ से उठकर एनेक्सी में आकर 2 आराम कुर्सियाँ मिलाकर हाथ में टॉर्च लेकर कपड़ा ढककर नींद आने की प्रतीक्षा करने लगा।
2 बजे के लगभग किसी ने उसकी चादर को खींचकर दूर फेंक दिया। अमन बौखला कर जाग गया। नाइट लैंप की दूधिया रोशनी में उसने देखा वही साया उसके सामने था। वैसी ही भर्राई आवाज में महिला स्वर गूंजा। तू यहाँ आकर सो गया। क्या सोचा था तूने? मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी। मुझे मुन्नार लेकर नहीं जाएगा। ले जाऊंगा। मैंने गूगल पर सर्च किया था, भारत के 25 जगहों का नाम मुन्नार है। तुम्हें कहाँ जाना है? मुन्नार केरल की एक पहाड़ी है, वहाँ जाना है मुझको। देख, अगर तूने मेरी बात मानी तो मैं तुझे या तेरी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, नहीं तो मैं तेरी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। फिर उसने अपनी हथेली दिखाई जिसमें एक उंगली गायब थी। वो बोली, जाकर कटी हुई उंगली फ्रिज से ढूंढ कर लिया। अमन की धमनियों में जैसे रक्त जम गया था। उसे न कुछ सोचते बन रहा था, न कुछ करते बनता था। वो पागलों की तरह उठा और फ्रिज का सारा सामान नीचे फेंक दिया। उसने देखा पलक सोई हुई थी, पर वो सांस नहीं ले रही थी क्योंकि उसका सीना ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। अमन ने सोचा कहीं साय ने पलक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। एक बार उसने अपने सिर को झटका दिया और तेजी से स्विच बोर्ड की तरफ भागा और कमरे की तमाम लाइटें जला दी। फिर जो उसने अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। साया धीरे धीरे पलक के शरीर में समा रहा था। पलक जोर से चीख कर जाग गई। अमन तेजी से पलक की ओर भागा। पलक चारों ओर देखने लगी जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। अमन ने पलक को अपनी बाहों में ले लिया। पलक के मुंह से निकला, क्या मैं मर गई थी अमन? नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरी सांस ही नहीं आ रही है। मेरा दम घुट रहा है अमन। अभी भी पूरे शरीर में दर्द है। सिर तो दर्द से फटा जा रहा है। लग रहा है कि मेरे शरीर में कोई छुपा बैठा है। मुझे क्या हो रहा है अमन? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें पलक। शायद ये रात की शैम्पेन और पनीर का कमाल है। तुम्हें शायद बदहजमी हो गई है। वैसे ज़रा मुझे अपने दोनों हाथ दिखाना। पलक के दोनों हाथों में पूरी उंगलियां थीं, जिसे देखकर अमन को संतोष हुआ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पलक। सुबह होने वाली है। सोचना विचारना छोड़ो और एनिवर्सरी एंजॉय करो। मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ और एक गोली खा लो, सब ठीक हो जाएगा। ये फ्रिज का सामान बाहर क्यों पड़ा है? 1 मिनट दो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अमन ने तेजी से फ्रिज में रखी सभी आइस ट्रे निकाल दी। अचानक उसे वो उंगली दिखाई दी। तभी रूम सर्विस ने नॉक किया। अमन ने गेट खोला तो देखा मैनेजर स्वयं बुके लिए गेट पर खड़ा था। न जाने क्या हुआ, मैनेजर को देखकर अमन अपना आपा खो बैठा और जोर से कहने लगा, ये क्या रूम दिया है तुमने हमें, जिसमें भूत प्रेत रहते हैं और जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है? मैनेजर खासा घबरा सा गया। सर, क्या हुआ? भूत प्रेत? क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे, बताओ ये क्या है? अमन ने मैनेजर को कटी हुई उंगली दिखाते हुए पूछा। देखो, तुमने मेरी पलक का क्या हाल किया है। किस जन्म का बदला लिया है तुमने हमसे? सर, आप शांति से बैठिए और मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर हुआ क्या है। ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। ठीक है तो सुनो, पलक तुम भी यहाँ आ जाओ। फिर अमन ने विस्तार से उसे दोनों दिनों की घटनाएं बताईं। सर, आप आराम से बैठिए, गुस्सा मत कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। 2 महीने पहले हमारे होटल में मिस्टर और मिसेस इमैनुअल आकर ठहरे थे। वो लोग केरल से आए थे और काफ़ी अमीर लग रहे थे। उन्होंने कहा हमें आपके होटल का सबसे अच्छा सूट चाहिए। हमने उन्हें होटल का बेस्ट रूम सूट नंबर 313 अलॉट कर दिया। फिर रात को पति पत्नी में न जाने क्या झगड़ा हुआ। रॉबर्ट इमैनुअल ने रोज़ इमैनुअल का बेरहमी से मर्डर कर दिया और खुद भाग निकला। होटल में पुलिस आई, सारी कार्रवाई हुई। उसके बाद हमने कमरे को खूब अच्छी तरह से कई बार साफ़ करवाया और तब से अब तक होटल में कम से कम 20 मेहमान आकर ठहर चुके हैं इसी रूम में। हमें अगर ज़रा सा भी इस बात का ज्ञान होता आप लोगों को इतनी सहना पड़ेगा तो हम आपको कदापि यह रूम नहीं देते।
मैनेजर ने रिसेप्शन से यात्रियों को ठहरने का रजिस्टर मंगवाया और अमन को दिखाया। देखिए सर, उस घटना के बाद कितने लोग इस रूम में आकर ठहर चुके हैं। अमन ने ध्यान से उस रजिस्टर को देखा और एक खास बात नोटिस की कि अभी तक इस रूम में उस मर्डर के बाद कोई भी लेडी आकर नहीं ठहरी थी। अब हो ही क्या सकता है, हमारा तो जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है मैनेजर साहब। हमारी तो पहली एनिवर्सरी मनवा दी आपने, अब हमारे अकाउंट सेटल करा दीजिए। हम लोग आज ही नोएडा वापस जाना चाहते हैं। नहीं सर, मैं आपको यहाँ से कटुआ दे लेकर वापस नहीं जाने दूंगा। जो तकलीफ़ आपको हमारे कारण हुई है, हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। मसूरी में मेरे जानने वाले एक प्रकांड पंडित जी हैं जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। वह न सिर्फ आप पर आई हुई विपत्ति का निवारण करेंगे, अपितु इस समस्या का जड़ से उन्मूलन कर देंगे। बस आप लोग सोचिए नहीं, तैयार हो जाइए। मैं इतने पंडित दिवाकरन जी से बात करके समय ले लेता हूँ। वहाँ से लौटकर हम लोग जोरों शोरों से आप दोनों की विवाह की पहली एनिवर्सरी मनाएंगे। पंडित दिवाकरन जी वास्तव में बहुत पहुँचे हुए पंडित थे। उनके चेहरे पर इतना तेज विद्यमान था जितना आज तक अमन और पलक ने किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। उन्होंने बहुत ध्यान से अमन की बात सुनी। पंडित जी, क्या हमें पलक का उपचार किसी ओझा या तांत्रिक से कराना चाहिए? तुम क्या सोचते हो? क्या तांत्रिकों और ओझा के पास पलक की बीमारी का इलाज है? बेटा, असली शक्ति वेद ग्रंथों में छुपी हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तप करके ऐसे ऐसे अचूक मंत्रों का आविष्कार किया है जिनमें इतनी शक्ति है कि एक रोज़ तो क्या 1000 रोज़ भी आ जाएं तो भी पलक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे क्या होता है ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए धुंध के अगले भाग का।